हेलो बच्चों, माई सेल्फ श्रीकांत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास ह्यूमन डेंटिशन। समझे? ह्यूमन जानते हैं आप लोग, हमारी बात हो रही है। डेंटिशन का मतलब होता है कि हमारे दांतों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, कितने हैं, कौन से हैं, और जो हमारे दांत हैं उनका किस तरह से क्लासिफिकेशन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। समझिए, तो देखिए बच्चों, ह्यूमन डेंटिशन में हमारे पास पहला वर्ड आता है दैट इज अ मोनोफायोडोंट। क्लियर? दूसरा आएगा डाइफायोडोंट, थर्ड थीकोडोंट, फिर आएगा हमारे पास हेट्रोडोंट। ये चार वर्ड आपके सामने दिख रहे हैं। लेकिन बच्चों एक बात समझिए, आपने सुना होगा कि बचपन में जो होता है दूध के दांत आते हैं ना, जिसे हम बोलते हैं मिल्की टीथ बोलते हैं, फिर आते हैं परमानेंट टीथ बोलते हैं, है कि नहीं। मिल्की टीथ को हम एक और नाम देते हैं जिसे बोलते हैं लैक्टियल्स टीथ। क्या बोलते हैं? लैक्टियल्स टीथ। बात समझ में आई? फिर आते हैं हमारे पास परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो उसी बेसिस पे हम देखेंगे कि हमारे दांत कौन कौन से हैं और उनका हमारी बॉडी में क्या काम है। परमानेंट कौन से हैं और हमारे टेम्परेरी या फिर जिसे हम बोलते हैं मिल्की टीथ वो कौन से हैं। देखिए पहला आ रहा है मोनोफायोडोंट। देखिए पहला जो वर्ड आ रहा है बेटा इसमें मोनो मतलब वन, मोनो मतलब वन, सिंगल। ऐसे दांत जो हमारी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार निकलते हैं, जो सिर्फ हमारी पूरी लाइफ में एक बार निकलेंगे, उसे हमने क्या वो नाम दिया? मोनोफायोडोंट। कौन से होंगे? जैसे इसके एग्जाम्पल प्री मोलर और लास्ट मोलर, प्री मोलर और लास्ट मोलर। अब प्री मोलर और लास्ट मोलर की पोजीशन कौन सी होगी? बात समझिए, ध्यान दीजिए। सामने के दांत आ रहे हैं कौन से? इंसीजर। साइड में जो नुकीले हैं कौन से? कैनाइन। फिर प्री मोलर देन मोलर। बात समझ में आई ना? सबसे लास्ट में मोलर और उससे पहले हमारा प्री मोलर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आ रहा है डाइफायोडोंट। डाई मतलब दो। ऐसे दांत जो पूरी लाइफ में दो बार निकलते हैं। बात समझ में आ रही है? इंसीजर, कैनाइन, फर्स्ट मोलर और सेकेंड मोलर। बात समझ में आई? लास्ट मोलर कहाँ पे चला गया था हमारे पास? ध्यान दीजिए, मोनोफायोडोंट। मतलब जो लास्ट मोलर है वो कौन सा है? मोनोफायोडोंट। फर्स्ट और सेकेंड मोलर कौन सा है हमारे पास? डाइफायोडोंट। इंसीजर और कैनाइन कौन से हमारे पास? डाइफायोडोंट। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। फिर आता है एक वर्ड थीकोडोंट। बच्चों जो वर्ड है थीकोडोंट, ये बड़ा ही अपने आप में एक यूनिक वर्ड है। समझिए, थीको का डोंट का मतलब होता है ऐसे दांत जो नीचे जबड़े में धसे हुए रहते हैं। बात समझ में आई? क्या मतलब होगा? ऐसे दांत जो नीचे जबड़े में हमारे धसे हुए रहते हैं। आपके जो दांत है क्या वो नीचे वाले जो जबड़ा उसमें धसे हुए नहीं है ना? यस और नो? यस, वो नीचे का जो जॉ है उसमें वो लगे हुए एम्बेडेड है। तो समझिए किस तरह से देखेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए मैंने टीथ बनाई इस तरह से, ये क्लियर, ये हमारा एक टीथ हो गया। अब ये जो टीथ है वो नीचे की तरफ इस तरह से हमारे जबड़े में धसा हुआ है। इसे क्या नाम दे दिया हमने? ये हमारा जॉ हो गया, जबड़ा। ये क्या हो गया हमारे पास? टीथ हो गया। ठीक है, तो देखिए जो दांत है हमारा वो नीचे वाले जबड़े में धसा हुआ है, तो इस तरह के दांत को हम क्या नाम देंगे? थीकोडोंट। अब थीकोडोंट के जो एग्जाम्पल हैं वो बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, जो एग्जाम्पल है इसका, वो एग्जाम्पल इसका होगा ह्यूमन और क्रोकोडाइल। मतलब इंसानों में और मगरमच्छों में इस तरह के दांत हमें देखने को मिलेंगे। इसके जो एग्जाम्पल हैं बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, फिर आता है हेट्रोडोंट। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। क्या मतलब होता है? डिफरेंट। अब देखिए नाम से मालूम चल रहा है, हेट्रो मतलब डिफरेंट, जिसके काम भी अलग है और जिसका जो संरचना है वो भी अलग है। इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, चारों के नाम अलग हैं, इन चारों के काम अलग हैं। बात समझ में आ रही है? और इन चारों की जो संरचना है वो भी हमें डिफरेंट मिलेंगी, इसलिए नाम क्या दिया बेटा हमने? हेट्रोडोंट। फिर सुनिए, मोनोफायोडोंट लाइफ में एक बार कौन कौन से मिलेंगे? प्री मोलर और लास्ट मोलर। डाइफायोडोंट इंसीजर, कैनाइन, फर्स्ट मोलर और सेकेंड मोलर। बात समझ में आई? थीकोडोंट क्या बताया था मैंने? एग्जाम्पल क्या? ह्यूमन और क्रोकोडाइल। अब थीकोडोंट क्या है? ऐसे दांत जो नीचे जबड़े में हमारे पास धसे हुए हैं, लगे हुए हैं। क्या नाम दिया? थीकोडोंट। ये हेट्रोडोंट का मतलब चारों दांत अलग अलग तरह के, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, चारों दांत अलग अलग तरह के हैं, चारों के काम अलग हैं, चारों के फंक्शन अलग हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आगे की स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में, कि इनका जो दांतों का जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट किस तरह से है। ठीक है, तो बच्चों इस स्लाइड में आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है। ध्यान दीजिए, अब ये हमारा जो जबड़ा है पूरा हमने यहाँ से निकाल के बाहर रखा। ध्यान दीजिए, पहला जो आपको दांत यहाँ दिख रहा है वो कौन सा है? इंसीजर। कौन सा है? इंसीजर। बात समझ में आ रही है? इंसीजर जो होता है
इसका काम क्या होता है? काटना, मतलब कटिंग करना। बात समझ में आई? इंसीजर का काम होता है काटना। आपके सामने की जो चार दांत है ना, ऊपर की चार और नीचे वाले चार, कौन से हो गया है? इंसीजर। आगे बढ़ते हैं। कैनाइन, जो कैनाइन दिख रहा है आपको, ये जो कैनाइन्स हैं, आपने कभी देखा होगा डिस्कवरी चैनल में या फिर आपने जू में देखा होगा, चिड़ियाघर में, जब शेर अपना मुख खोलता है, या जो मांसाहारी जानवर होते हैं जब वो अपना मुख खोलेंगे तो उनके साइड में लंबे से दांत होते हैं ना, उसे हम बोलते हैं कैनाइन्स। क्या नाम देंगे? कैनाइन्स। बात समझ में आई? तो कैनाइन्स का काम क्या है? टीयरिंग, मतलब चीरना और फाड़ना। बात समझ में आई? प्री मोलर और मोलर, ये जो दांत आपको दिख रहा है, इनका काम होता है क्रशिंग। क्रशिंग मतलब चबाना। बात समझ में आई? क्या काम है इनका? चबाना। फिर देखिए इंसीजर का काम क्या है? कटिंग। कैनाइन का काम टीयरिंग। प्री मोलर और मोलर का काम क्या है हमारे पास? क्रशिंग। बात समझ में आई? अब इंसीजर जो है कितने दिख रहे हैं? ध्यान दीजिए, 1 2, ठीक है ना। पीछे क्या आ गया इसके पास? कैनाइन हमारे। 3 4 क्या जाएगा? इंसीजर हमारे पास। फिर क्या आएगा? कैनाइन। फिर क्या आएगा? प्री मोलर और देन मोलर। सीक्वेंस आप देखिए, पहला इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्री मोलर, चौथा मोलर। यस और नो? यस। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे यहाँ पे दांत हो गया। अब जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वाली स्लाइड पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो स्लाइड आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ बोल रहे हैं डेंटल फॉर्मूला कि कौन से दांत कौन सी एज में कौन कौन से दांत निकलेंगे। क्या छोटे बच्चों के पूरे 32 दांत होते हैं? नहीं। क्या 17 साल की एज में पूरे 32 दांत होते हैं? नहीं। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए, पहला लिखा हुआ है डेंटल फॉर्मूला। हम कैसे निकालेंगे कौन सी एज में किस इंसान के कितने दांत हैं? समझिए, इन चाइल्ड, बच्चों में, ध्यान दीजिए। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे आई फॉर इंसीजर, सी फॉर कैनाइन, पी एम प्री मोलर, एम फॉर मोलर। बात समझ में आई? इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। अब देखिए, जो छोटे बच्चे हैं, इंसीजर कितने? 2। जो छोटे बच्चे होते हैं, कभी आप उनका मुंह खोलिए तो क्या होता है? 2 दांत ऊपर की तरफ, 2 दांत नीचे की तरफ होते हैं कि नहीं? यस और नो? यस। तो क्या हो गया? इंसीजर हमारे पास ये हो गया, कैनाइन 2 हो जाएंगे, प्री मोलर 1 भी नहीं है। ध्यान दीजिए, बात समझ में आई? मतलब छोटे बच्चों में प्री मोलर हमें देखने को नहीं मिलेंगे। और मोलर कितने होंगे? 2। बात समझ में आई ना? तो क्या मतलब हुआ? इन चाइल्ड, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, ये दोनों। ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिया हुआ है, सिंगल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमारा होता है सिर्फ एज जबड़े का। बात समझ में आई? जबड़े कितने? 2, अपर और लोअर। बात समझ में आ रही है? ऊपर का और नीचे का 2 जबड़े हैं ना। तो ये जो फॉर्मूला हमने लिया बेटा, वो हमारा एज जबड़े का फॉर्मूला है। अब एज जबड़े में अगर हमारे पास 10 दांत हैं तो दोनों में कितने होंगे? 10 × 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 20। मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनके कितने दांत मिले हमें? कितने मिल रहे हैं? 20। बात समझ में आई? एज जबड़े में कितने मिले हमें? 10। दोनों में कितने मिल रहे हैं? 20। बात समझे? आगे बढ़ते हैं। 17 ईयर ओल्ड, 17 साल के इंसान में, ध्यान दीजिए, इंसीजर अभी भी 2 हैं, कैनाइन 1 + 1 सामने दिख रहा है आपको, प्री मोलर 2 और 2 आ गया। मतलब जैसे ही कोई बच्चा 17 साल का हुआ, उसने प्री मोलर हमारे यहाँ पे आके, ये हमारे यहाँ पे प्री मोलर आके उसने ग्रो कर ली है। बात समझ में आई कि नहीं? यस और नो? यस। क्या बताया? इंसीजर अभी भी है, सेम नंबर है, कैनाइन्स सेम नंबर, प्री मोलर्स 2 और 2 आ चुके हैं, लेकिन मोलर भी हमारे पास 2 और 2 ही हैं। मोलर्स क्या बढ़े? नहीं बढ़े। बात समझ में आई? क्या बताया? वही चीज़ है, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर बढ़ गया, लेकिन मोलर्स हमारे पास सेम है। किसमें? 17 साल के इंसान में। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब जब 2 और 2 बढ़ गया है तो टोटल हमारे पास जो डेंटल फॉर्मूला हुआ एज जबड़ेगा वो कितना हुआ? 14। मतलब एज जबड़े में कितने दांत हो गए हमारे पास? 14। दोनों की बात करें तो 14 × 2 कितने हो गया? 28। बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस। क्या बताया? छोटे बच्चों में 20, 17 साल के इंसान में 28। अब इंसान एडल्ट हो गया, मतलब 17 साल से ऊपर हो गया। बात समझ में आ रही है? 18, 19, 20, 22, 24, 25 साल का आदमी है, या उससे थोड़ा सा ऊपर है बोल सकते हैं हम लोग। तो उसकी जो बॉडी है उसे हम काउंट करेंगे एडल्ट्स में। किसमें काउंट करेंगे? एडल्ट्स में। इंसीजर 2 + 2 सामने दिख रहा है। मैंने फिर आपसे बोल रहा हूँ कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये एज जबड़े की बात कर रहे हैं, तो ये मत समझिए
कि 2 हमारे ऊपर है 2 इंसीजर नीचे, नहीं, ये 4 हैं, 4 इंसीजर ऊपर और 4 इंसीजर नीचे। बात समझे, ध्यान दीजिए, 4 इंसीजर एक जबड़े में, ध्यान देना, एक जबड़े में 4 इंसीजर, 2 कैनाइन एक जबड़े में, प्री मोलर कितने होंगे, 2 2 4, एक जबड़े में 4 प्री मोलर और 3 3 6 मोलर्स एक जबड़े में। कितना हुआ टोटल, 6 4 10, 10 2 12, 12 4 16। तो एक जबड़े में कितने दांत हुए, 16। बात समझ में आ रही है, दोनों में कितने होंगे, 16 × 2 कितना हुआ, 32। बात समझे, क्या बताया, फिर से देखिए, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। छोटे बच्चों में हमारे पास प्री मोलर्स नहीं है, 17 साल का इंसान हुआ प्री मोलर्स आ गए, और जो एडल्ट है उसमें हमारे पास मोलर के एक नंबर बढ़ चुके हैं, यस और नो, यस। तो ध्यान रखना, पूछा जाता है बेटा आपसे कि जो चाइल्ड्स हैं उनमें नंबर्स ऑफ टीथ कितने हैं, 20, 17 साल के इंसान कितने हैं, 28, और एडल्ट भी कितने हमारे पास हैं, 32। बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारे जो दांत हैं उस दांत का हम क्रॉस सेक्शन निकालें। बात समझिए, अगर हम अपने दांत को बीच में से काटें तो अंदर हमें कौन कौन सी संरचनाएं मिलेंगी और हमारे जो दांत हैं उसके कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं। देखिए बच्चों, यहाँ दिख रहा है हमने अपने दांत को लिया और उसे बीच में से काट दिया, मतलब उसका हमने लिया क्रॉस सेक्शन। तो दिख रहा है हमें इस तरह के सामने संरचना दिखाई देगी। ठीक, अब ध्यान दीजिए, टीथ हमारा कैसा है, एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन। कैसा है, एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन। अब जो हमारा टीथ है उसकी डबल ओरिजिन है, एक्टोडर्म से भी हुआ है और वो मीजोडर्म से भी उसकी ओरिजिन हुई है। अब क्या लिखा हुआ है, अटैच टू मैक्सिला एंड मैंडिबल बोन ऑफ जॉ। अब ध्यान दीजिए, हमारे 2 जबड़े हैं, एक जबड़ा ये ऊपर वाला, एक जबड़ा ये नीचे वाला। क्या ऊपर वाला जबड़ा हमारा मूवेबल है, यस और नो, नहीं, हमारा ऊपर वाला जबड़ा मूव नहीं कर रहा है। हमारा जो नीचे वाला जबड़ा है मैंडिबल वाले बोन से जो जुड़ा हुआ है वही जबड़ा तो हमारा मूव कर रहा है, पर ऊपर वाला जबड़ा हमारा मूवेबल नहीं है। हमारा जो नीचे वाला जबड़ा है वो हमारा मूवेबल है। ध्यान देखिए एक बात, और हमारे जो दांत हैं वो 16 दांत ऊपर लगे हुए हैं और 16 दांत नीचे लगे हुए हैं। ठीक, अब क्या लिखा हुआ है कि जो दांत है हमारा, इस दांत के मेन 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, क्राउन, नेक, रूट। बात समझिए, क्राउन मतलब सबसे ऊपर, नेक मतलब मिडिल में, रूट मतलब सबसे नीचे। तो फर्स्ट जो पार्ट है क्या नाम दिया, क्राउन, फिर कौन सा नाम दिया, सेकेंड पार्ट नेक, लास्ट वाला रूट। बात समझ में आई। क्राउन देखिए, क्राउन वो पार्ट है जो सबसे ऊपर है, अपर मोस्ट पार्ट दिख रहा है आपको। नेक कौन सा है, इनसाइड द गम। गम कौन सा, जो मसूड़ों में धंसा हुआ पार्ट है ना, वो कौन सा हुआ, नेक। रूट कौन सा है हमारे पास, जो सॉकेट बोन, ये जो नीचे बोन दिख रही है आपको, ये वाली, इस बोन में जो धंसा हुआ नीचे पार्ट है उसे हमने क्या नाम दिया, रूट। बात समझ में आ रही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो क्राउन है, अब इस क्राउन में देखिए जो फर्स्ट वाला पार्ट हमने लिया उसका नाम क्या दिया हमने, इनेमल। क्या नाम दिया, इनेमल। अब इनेमल में कौन कौन सा पॉइंट है, ध्यान दीजिए। इनेमल जो होता है, इट इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल इन कंप्लीट एनिमल किंगडम। आप चाहे किसी भी जानवर को ले लो, उनकी बॉडी में जो इनेमल पार्ट है दैट इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल। क्या लिखा हुआ है, हार्डेस्ट मटेरियल इन एनिमल किंगडम। बात समझ में आई। बहुत इंपॉर्टेंट पूछते भी हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन एनिमल किंगडम, दैट इज द इनेमल। याद देखिए एक बात, स्टार लगा लेना, पूछा जाता है आपसे। इनेमल में क्या है, 96% हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट है। बात समझ में आई। इनेमल में 96% क्या है हमारे पास, कैल्शियम फॉस्फेट। यदि इस कैल्शियम फॉस्फेट की डिफिशियंसी होगी बॉडी में तो क्या दांत हमारे मजबूत होंगे, नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है। दांत जो होते हैं उनकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से दांत हमारे टूटने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। 3% वाटर, एमाइलोजेनिन प्रोटीन एंड इमेलिन प्रोटीन, ये 2 प्रोटीन्स के नाम है बेटा। ये प्रोटीन आप जो है इसके बारे में आपसे नीट में नहीं पूछेंगे, आगे क्वेश्चन आता है इस पे, तो ये आपका क्वेश्चन आएगा हमेशा एम्स में, याद रखना ये बात। आगे बढ़ते हैं। इनेमल की जो ओरिजिन है वो कैसी है, एमाइलोब्लास्ट। एमाइलोब्लास्ट जो होती है ये एक स्पेसिफिक टाइप के सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से, इस एमाइलोब्लास्ट सेल की वजह से ही हमेशा हमारे इनेमल का ओरिजिन होता है। अब देखिए इनेमल कैसा है, एक्टोडर्मल। ध्यान देना, जो इनेमल आपको दिख रहा है ये इनेमल हमारा कैसा है, एक्टोडर्मल। इनेमल को छोड़कर, इनेमल को हटा दें, बाकी का जो रिमेनिंग पूरा दांत है हमारा वो कैसा होगा, मीजोडर्मल। बात समझ में आई। इनेमल कैसा है, एक्टोडर्मल। रिमेनिंग जो पूरा पार्ट है वो कैसा होगा हमारे पास, मीजोडर्मल। इसलिए हमने लिखा था
कि जो टीथ है उसकी जो ओरिजिन है वो एक्टोमीजोडर्मल है। एक्टोडर्मल कौन सा पार्ट हो गया हमारे पास, इनेमल, और बाकी का पूरा जो दांत हुआ वो कैसा हो गया हमारे पास, मीजोडर्मल। बात समझ में ही, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्राउन वाले पार्ट के अंदर जब देखा हमने तो वहाँ क्या दिख रहा है, डेंटाइन। डेंटाइन क्या है, डेंटाइन एक लेयर है यहाँ पे, ये जो लेयर आपको दिख रही है ये क्या है हमारे पास, ये डेंटाइन है, ये वाला पार्ट। बात समझ में आई। डेंटाइन के अंदर बढ़े हम लोग तो यहाँ पे दिख रही है हमें एक कैविटी, एक कैविटी। कैविटी मतलब एक गुहा, एक गड्ढा है वहाँ पे। अब ये क्यों बना हुआ है, यदि हमें मान लीजिए ये जो कैविटी है, इस कैविटी को हमारा नाम ने किया पल्प कैविटी फॉर एग्जाम्पल। अब अगर इस कैविटी के अंदर कोई चीज़ हमें डालनी है इस तरह से, तो अंदर गैप होना चाहिए ना, यस और नो, यस, अंदर गैप होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी कोई चीज़ वहाँ पे अंदर एंटर कर पाएगी। अब ध्यान दीजिए, मैंने ये बात आपको क्यों बताई, रीज़न क्या था। यहाँ पे देखना होगा आपको कुछ कलर से यहाँ फाइबर्स निकले हुए हैं, देखें ना, येलो है, ब्लू है, रेड है, ये है क्या, कुछ फाइबर्स यहाँ प्रेजेंट हैं। अब ये फाइबर है क्या, ध्यान दीजिए, यहाँ पर बेटा एक वर्ड लिखा हुआ है हमारे पास, एपिकल फोरामेन। क्या लिखा हुआ है, एपिकल फोरामेन। अब ध्यान दीजिए, इसके बारे में बताओ, पल्प कैविटी के बारे में ध्यान दीजिए। एपिकल फोरामेन मैंने यहाँ बनाया हुआ है, बात समझ, मतलब जहाँ से ये हमारा एंड हो रहा है मैंने एकदम पॉइंट पे बनाया हुआ है। क्यों, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ से अंदर की तरफ हमारे पास ये देखिए इस तरह से, ये जो रेड कलर से मैं बना रहा हूँ इसे हमने नाम क्या दिया, दीज आर दी ब्लड वेसल्स। ये इसे हमने क्या नाम दे दिया, ये हमारे क्या हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, जो इस एपिकल फोरामेन से हमारे अंदर की तरफ दांतों में एंटर हो रहे हैं। अब इसी एपिकल फोरामेन से कुछ और भी चीज़ें जो अंदर की तरफ एंटर होंगे, मैं क्या दे रहा हूँ, ये देखिए, ये जो ब्लू कलर से मैंने बना दिया यहाँ पे, इसे हमने माना क्या, ये हमारे पास हो गया न्यूरॉन्स या नर्व सेल। बात समझ में आई। जो रेड कलर से बनाए क्या नाम दिया उसे हमने, ब्लड वेसल्स। जो ब्लू से बना दिया हमने उसका नाम क्या दे दिया, न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल। तो ये वो कैविटी है हमारे पास, पल्प कैविटी, जहाँ पे अंदर की तरफ हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स हैं और न्यूरॉन सेल यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जो पल्प कैविटी है, इस पल्प कैविटी के चारों तरफ इधर पे इस तरह से एक लेयर होती है। उस लेयर को बनाने वाला कौन सी सेल होती है, उससे हम नाम देते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल। क्या नाम देंगे, ओडोंटोब्लास्ट सेल। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पूछते हैं कि जो पल्प कैविटी है, ये इसकी जो बाउंड्री है, जो इसकी लाइनिंग है, उस लाइनिंग पर कौन सी सेल्स हैं, वो है हमारी ओडोंटोब्लास्ट सेल। बात समझ में आई। इनेमल में कौन सी थी, अमाइलोब्लास्ट सेल। बच्चों इसी में कंफ्यूज होते हैं आप लोग कि इनेमल में कौन सी है और हमारे ये पल्प कैविटी में कौन सा हमारे पास लाइनिंग है, कौन सी सेल का। तो ध्यान रखना, हमेशा कन्फ्यूज़न होता है कि पल्प कैविटी में ओडोंटोब्लास्ट सेल और इनेमल में हमारे पास अमाइलोब्लास्ट सेल यहाँ पे प्रेजेंट है। दोनों पर स्टार लगा देना, पूछा जाता है और क्वेश्चन आ चुका है एम्स में आपका कि पल्प कैविटी की जो लाइनिंग है वहाँ पे कौन से सेल्स हैं, ओडोंटोब्लास्ट। इनेमल की जो लाइनिंग है कौन से सेल है हमारे पास, अमाइलोब्लास्ट। आगे बढ़ते हैं, अंदर बढ़े तो यहाँ पर आ गया हमारे पास रूट कैनाल। सुना है ना, डॉक्टर बोलते हैं रूट कैनाल्स। जो डेंटिस्ट होते हैं, आप लोग भी डॉक्टर बनोगे बहुत जल्दी, पढ़ोगे वहाँ पे कि रूट कैनाल एक वर्ड बोला जाता है। क्यों होता है, सुनिए, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर की जो हार्ड कवरिंग होती है वो जब डैमेज हो जाती है तो कोई भी जब आप खाना खाते हो वो अंदर की तरफ एंटर होता है, जिसकी वजह से आपके दांतों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट होती है, सेंसिटिविटी होती है। ठीक, पानी पी रहे तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा आपको, गर्म पानी पियोगे तो बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा आपके। कहाँ पे वो सीरीज जा कहाँ रहा है, वो डायरेक्टली एंटर हो रहा है आपके कहाँ पे, इस वाले पार्ट में जहाँ पे प्रेजेंट है आपका रूट कैनाल। बात समझ में आई। ठीक है, आगे अब ये गम है, गम मतलब मसूड़े हमारे, कौन से मसूड़े। अब ध्यान दीजिए, मैंने जब आपको पढ़ाया था थीकोडोंट, वहाँ मैंने आपसे बोला था कि थीकोडोंट आर दोज टीथ विच आर एम्बेडेड इन अवर सॉकेट बोन। सॉकेट बुक की बोन है, जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या उस बोन के साथ में हमारे मसूड़े नहीं लगे हुए हैं, यस लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारी ये बोन लगा दी हमने इस तरह से, और साथ में क्या लगे हुए हैं हमारे पास, ये मसूड़े हमारे लगे हुए हैं। ठीक है ना, उसी में तो हमारे दांत, ये दांत ऐसे लगे हुए हैं, इसी को हमने क्या नाम दिया था, थीकोडोंट। बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बोन हम बोल रहे हैं, क्या नाम दिया, बोन, सामने दिख रहा है। लेकिन बेटा ये बोन कौन सी है, हम लोग बोलते हैं अपर जबड़े में हमारे पास मैक्सिला है, सही बात है,
लोअर जबड़े में हमारे पास मैंडिबल है, सही बात है, लेकिन एक और बोन होती है जिसके साथ में ये जुड़ा हुआ रहता है बेटा, उससे हम नाम क्या देते हैं? उससे हम नाम देते हैं एल्वियोलर बोन। क्या नाम देंगे? एल्वियोलर बोन। बात समझ में आ रही है? क्या नाम देंगे उसे? एल्वियोलर बोन, जो यहाँ पे लगा हुआ है हमारे पास। नीचे बढ़ते हैं, ये आ गया सीमेंटम। सीमेंटम देखिए नाम से मालूम है, सीमेंट, सीमेंट कैसा हार्ड होता है ना, नाम से पता चल रहा है। ये जो होता है ये इंटरनल जो कैविटी है, उस कैविटी से एंटर होने वाले रूट इस इधर ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन्स को सुरक्षा प्रदान करने के काम को हाँ यहाँ पे कौन कर रहा है? हमारा सीमेंटम वाला पार्ट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए, फिर मैंने पहले बताया आपको नर्व सेल और ब्लड वेसल्स यहाँ से हमारा अंदर की तरफ एंटर हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर एक बार फिर से सुनिए, क्या मैंने आपको बताया, मेन 3 पार्ट थे, क्राउन, नेक और रूट। क्राउन कौन सा? अपर मोस्ट, मिडिल में नेक और सबसे नीचे रूट। अब वहाँ भी क्या मिला हमें? इनेमल। इनेमल की ओरिजिन कैसी थी? एमाइलोब्लास्ट सेल से बना था। और कैसा था ये? हमारा एक्टोडर्मल। दांत कैसा था? एक्टोमीजोडर्मल। इनेमल कैसा है? एक्टोडर्मल। बाकी का पूरा दांत हमारा कैसा हो गया? मीजोडर्मल। दोनों को मिला के क्या नाम दे दिया हमने? एक्टोमीजोडर्मल। बात समझ में आई? फिर लिखा था अटैच टू मैक्सिला एंड मैंडिबल बोन। ऊपर वाली मैक्सिला, नीचे वाली मैंडिबल। मैक्सिला कैसी है? नॉन मूवेबल, मूव नहीं कर रही है। मैंडिबल कैसी है? मैंडिबल तो मूव कर रही है। आप कोई भी बात बोलोगे तो बोलने में क्या ऊपर वाला जबड़ा हिल रहा है आपका? नहीं। कौन सा हिल रहा है? नीचे वाला। कौन सा? मैंडिबल बोन। याद रखना ये बात। आगे बढ़ते हैं। अब इनेमल क्या है? हार्डेस्ट मटेरियल, पहले बताया आपको। इन द एनिमल किंगडम, पूरे एनिमल्स में दुनिया में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है? इनेमल। 96% कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट है। सीधे दिख रहा है आपको। ये 2 प्रोटीन्स है हमारे पास, अमाइलोजेनिन प्रोटीन और दूसरा हमारे पास इनेमिलिन प्रोटीन। 2 प्रोटीन्स प्रेजेंट है हमारे पास। ये तो बात हमने कही इनेमल की। अब अंदर बड़े डेंटाइल मिल गया हमें। डेंटाइल के अंदर क्या था? पल्प कैविटी। पल्प कैविटी की जो लाइनिंग है वो कौन बना रहा है? वो लाइनिंग बना रहा है हमारे पास यहाँ पे ओडोंटोब्लास्ट सेल। रूट कैनाल क्या है हमारे पास? अंदर की तरफ देखिए, अंदर जो जा रहा है, रूट मतलब जड़, कैनाल मतलब नली। बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिए, रूट मतलब जड़। जो कैविटी हमारी इस रूट वाले पार्ट से कनेक्ट है, क्या नाम दिया हमने उसे? रूट कैनाल। क्योंकि इसी से तो बेटा हमारे पास ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन्स अंदर की तरफ एंटर हो रहे हैं। यस और नो? यस। आगे बढ़ते हैं। गम, मसूड़े हमारे भाई, मसूड़ों से ही तो साइड में लगे हुए दांतों की, ठीक है। बोन कौन सा बताया हमने आपको? एल्वियोलर बोन, सामने दिख रहा है आपको। नीचे की क्या मिल गया? सीमेंटम। अब अंदर की तरफ हमारे पास इस बोन के अंदर ये क्या प्रेजेंट है? ये वाइट वाला पार्ट, ये हमारा कौन सा हो गया? सीमेंटम, जो प्रोटेक्शन करने का काम कर रहा है। अब एपिकल फोरामेन, मैंने क्या बताया आपको? एपिकल फोरामेन वो ओपनिंग है जहाँ से हमारे पास ब्लड वेसल्स और नर्व सेल दोनों ही यहाँ से हमारा एंटर कर रहे हैं अंदर की तरफ। बात समझ में आई? तो ये टीथ को भी तो भाई न्यूट्रिशन चाहिए, इसीलिए जब दांत टूटते हैं ना, या डेंटिस्ट दांत को उखाड़ता है, बाहर निकालता है ज़बरदस्ती, तो यहाँ से जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर होते हैं। बात समझ में आ रही है? जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर होते हैं। रप्चर होने की वजह से यहाँ से बहुत तेज़ी से ब्लड बाहर आता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो एपिकल फोरामेन है वो पार्ट है जहाँ से हमारा ब्लड और न्यूरॉन्स हमारी अंदर की तरफ एंटर हो रही हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। तो बेटा यहाँ पर आके हमारे पास हमने अभी तक क्या पढ़ा? ह्यूमन डेंटिशन पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा, कौन से दांत का क्या काम है, क्या क्या पढ़ा हमने? मोनोफायोडोंट, लाइफ में एक बार, वंस इन ए लाइफ। डाइफायोडोंट, ट्विस इन ए लाइफ में 2 बार, ठीक है ना। हेट्रोडोंट, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। फिर हमने क्या पढ़ा था? याद करो। फिर पढ़ा था थीकोडोंट, जो दांत हमारे जबड़ों में रसे हुए हैं, क्या नाम दिया था? थीकोडोंट, उसे हम लोगों ने। फिर हमने पढ़ा था हमारा क्या? डेंटल फार्मूला। याद आ रहा है? क्या पढ़ा था? डेंटल फार्मूला। वहाँ पे देखा था हमने कि जो छोटे बच्चे उनमें दांत कितने हैं, बड़ा हुआ। फिर आ गया एडल्ट, कितने दांत हुए। अब वहाँ पे पूछा जाता है, आपको तीनों दे देंगे डेंटल फार्मूला। अब पूछेंगे बेटा कि कौन सा डेंटल फार्मूला एडल्ट का है, कौन सा डेंटल फार्मूला हमारा 17 साल के इंसान का है, और कौन सा डेंटल फार्मूला जो है हमारा वो हमारा एडल्ट में है। तो तीनों में आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक। तीनों आपको डेंटल फार्मूले याद होने चाहिए। देखिए जिस तरह से हमने यहाँ बात करी थी, ये इन चाइल्ड 20 सामने दिख रहा है आपको, 17 साल में 28, एडल्ट में 32। तो ये तीनों जो डेंटल फार्मूले हैं ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इस पर बड़ा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमने ये पढ़ा एक क्रॉस सेक्शन बनाने हमारे टीथ का। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा टीथ। आप टीथ के नीचे जब बढ़ेंगे
फेरेंस आएगा, फेरेंस के बाद ईसोफेगस, देन हमारा स्टमक। ठीक, तो देखिए हमने जब लेक्चर में स्टार्ट किया था वहाँ से मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी दिख रही है आपको सामने ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिप्स मालूम है, ऊपर वाला होंठ और नीचे वाला होंठ। क्या हमारे दोनों होंठ मूवेबल है? यस। हमारा अपर लिप्स जो है, ये अपर पार्ट लिप्स का अपर लिप और जो हमारा लोअर लिप है वो दोनों ही हमारे कैसे मूवेबल है, दोनों मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस और नो? यस। आगे बढ़ते हैं। जॉ, जबड़ा जानते ही है, दो जबड़े हैं, एक नीचे जबड़ा है और एक हमारा जबड़ा ऊपर की तरफ है। ऊपर वाले जो बोन है उसे नाम क्या देते हैं हम लोग? मैक्सिला बोन। नीचे वाले बोन को मैंडिबल बोन। आगे बढ़ते हैं। टंग, मैंने पहले ही पढ़ाया था आपको, टंग में याद करिए मैंने पढ़ाया था, जो टंग है हमारा वो एक बोन से कनेक्ट है, उस बोन का नाम क्या देते हैं हम लोग? हायोइड बोन। क्या नाम देंगे? हायोइड बोन। और हायोइड बोन इज द सिंगल बोन विच इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी अदर बोन। बात समझे? हायोइड बोन एक ऐसा बोन है जो दूसरे बोन के साथ में एसोसिएटेड नहीं है, वो सिंगल बोन हमारा अटैच है। टंग हमारी कैसी थी? मूवेबल थी। यस और नो? यस पढ़ाया था पहले। टंग में क्या था? टेस्ट बड थे, याद आ रहा है? कैसे थे? टेस्ट बड थे ना, जो स्वाद को पहचानने का काम कर रहा था। अब बच्चे एक बात बताइए, मैंने जब आपको पढ़ाया था टंग, वहाँ मैंने आपको पढ़ाया था चिली के बारे में, ठीक है, जो स्पाइसी फूड होता है। क्या चिली पहचानने के लिए क्यों टेस्ट बड है? नहीं, मैंने बताया था ना आपको कि चिली को पहचानने के लिए किसी भी तरह के कोई भी टेस्ट बड हमारे टंग में प्रेजेंट नहीं है। बात समझ में आई? चिली की वजह से वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन हो रहा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया फेरेंस, ठीक है ना। फेरेंस में मैंने क्या बताया था आपको कि फेरेंस जो था वो बेटा हमारा कॉमन ओपनिंग था, कॉमन ओपन पॉइंट था। किसके लिए? फूड के लिए भी और प्लस हमारा एयर के लिए भी। मतलब यहाँ से फूड भी पास होगा और हमारा एयर भी पास होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है बेटा यहाँ पे वो आता है हमारे पास क्या? एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस में आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इट इज़ द कार्टिलेजिनियस पार्ट। कैसा है? कार्टिलेजिनियस पार्ट है। यदि ये कार्टिलेजिनियस ना होता तो क्या ये फ्लेक्सिबल होता? नहीं, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता। अब ध्यान दीजिए, ये लगा हुआ है हमारा एपिग्लॉटिस, ये इस तरह से ध्यान देना बेटा, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट हमारा, ये हमारा एपिग्लॉटिस है, इतना ध्यान देना। अब यहाँ से हमारा जो फूड आ रहा था, ये ध्यान देना फिर से, ये फूड हमारा एंटर हो रहा है। ये आपने खाना खाया, फूड आ रहा है धीरे 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 एकदम स्लो मोशन में। अब यहाँ पे जो लगा हुआ ये एपिग्लॉटिस, ये वाला मैं यहाँ पर सर्किल बना रहा हूँ, ये हमारा एपिग्लॉटिस है। ठीक, अब ये जो एपिग्लॉटिस है वो आएगा और आ करके यहाँ पर इस तरह से इस वाले पॉइंट पे जुड़ जाएगा। बात समझ में आई? जैसे ही आकर हमारे इस वाले पॉइंट पे जुड़ा तो ये रास्ता हमारा बंद हो गया ना? यस और नो? यस, ये रास्ता बंद हुआ। तो ये इस तरह से लगा हुआ है, ध्यान देना, ये मुड़ा और मुड़कर आके इस वाले पॉइंट पर अटैच हो गया। हमारा ये रास्ता बंद हो गया। ये वो रास्ता है जहाँ से फूड हमारा इस विंड पाइप में एंटर हो सकता था, लेकिन वो हुआ नहीं। बात समझ में? क्या बताया? क्योंकि ये जो पार्ट हमारा, ये तो विंड पाइप है, ये हमारा क्या है? ये हमारा विंड पाइप है, जहाँ से हमारी हवा जो है, जो सांस आप ले रहे हो, जो एयर वो जा रही है एंटर कहाँ पे जा रही है? वो एयर हमारी जा रही है लंग्स में, फेफड़ों में जा रही है। बात समझे? अब एपिग्लॉटिस ने कवर कर दिया इस विंड पाइप को, जिसकी वजह से फूड हमारा इस विंड पाइप में एंटर नहीं हो पाया। बात समझे? यदि एंटर हो जाता तो क्या करते? खुले खुले खांसते, है कि नहीं? मम्मी आदि पेट में थपकी मारती ताकि तुम्हारा खाना वहाँ से बाहर निकले, यही तो होता है ना, आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा। तो इसी वजह से ये एपिग्लॉटिस जो है होता है वो इसे कवर करेगा ताकि फूड हमारा विंड पाइप में एंटर ना हो पाए। अब ध्यान देना, ग्लॉटिस आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? एट द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स। क्या लिखा हुआ है? एट द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स। विंड पाइप ये है, ये इसका ओपनिंग है, ओपनिंग में क्या लिखा हुआ है? ग्लॉटिस। उसके नीचे क्या है? लैरिंग्स। और लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स दैट इज द साउंड बॉक्स। आप बोलते हैं ना, जो आवाज़ निकल रही है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो आवाज़ निकल रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फॉर दैट रिस्पॉन्सिबल दैट इज द लैरिंग्स। इसे हम बोलते हैं साउंड बॉक्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का ध्वनि केंद्र। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक हमने बात करी। अब ये क्या था हमारे पास? इसे हमने क्या नाम दिया था? ये हमारा था फूड पाइप। ये क्या था हमारे पास? ये हमारा था फूड पाइप। ध्यान दो, एपिग्लॉटिस ने ये रास्ता बंद कर दिया, फूड हमारा विंड पाइप में जा नहीं पा रहा है, तो जाएगा कहाँ? फूड हमारा जाएगा अब सीधे हमारा इस वाले फूड पाइप में, मतलब हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत ही छोटे से माइन्यूट पार्टिकल हमारे जो होते हैं वो धीरे से इस विंड पाइप में एंटर
हो जाती। इसीलिए खाना खाते खाते कभी कभी क्या होता है, हमें खांसी आती है। इसीलिए आती क्यों? क्योंकि कुछ फूड के पार्टिकल्स हैं जो एंटर हो जाते हैं हमारे पास इस विंड वाले पाइप में। आप खांसते हो तो खांसने की वजह से जो मसल्स हैं वो कॉन्टैक्ट हुए और बहुत ही तेज फोर्स के साथ में जो फूड आपका एंटर हुआ है इस विंड पाइप में वो यहाँ से बाहर निकल आता है। बात समझ में आई? और जैसे फूड बाहर निकला आपको खांसी आना बंद हो गया। बात समझे? तो बच्चों आज के लेक्चर में हम यही बात करेंगे। आगे जो क्लास है वो हम पढ़ेंगे क्या, हम ईसोफेगस के नीचे बढ़ेंगे, वहाँ मिलेगा हमें स्टमक, हमारा आमाशय। ईसोफेगस तो 3 पार्ट में बांटेंगे, ठीक। ये इस लेक्चर में बात करेंगे अबाउट द स्टमक एंड सेल्स ऑफ द स्टमक, कौन कौन से एसिड बन रहा है, कौन कौन से एंजाइम्स वहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। अब आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और इस तरह के आप और भी लेक्चर चाहते हो तो जो हमारा चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और कोई डाउट्स हो तो आप डाउट्स अपने नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके जो डाउट्स हैं उसे डेफिनेटली हम उसे क्लियर करेंगे और एज सून एज पॉसिबल हम उससे आपके डाउट्स को क्लियर करना शुरू करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? थैंक यू।